हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी फाइनल ईयर 5th सेम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वांटम मैकेनिक्स। ये बहुत ख़ास टॉपिक है बच्चों, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इस टॉपिक के साथ न्याय कर सकूँ, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स अपने आप में ही एक बहुत ही हाई लेवल की फिजिक्स अगर हम कहें तो इसमें कोई दो राय नहीं होगा। रिचर्ड फेमन जो बहुत फेमस फिजिसिस्ट हुए हैं, 1965 में नोबेल प्राइज मिला, उन्होंने कहा था एक बार, इफ यू थिंक यू अंडरस्टैंड क्वांटम मैकेनिक्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड क्वांटम मैकेनिक्स। मतलब पहले ही उसमें अगर हमें ये लगता है कि हमें क्वांटम मैकेनिक्स समझ में आ गई है, इसका मतलब आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आई है। ये उनके अपने विचार थे, और वो विचार उस पर्सन के थे, उस ग्रेट पर्सनैलिटी के थे जिसने क्वांटम मैकेनिक्स में ही नोबेल प्राइज मिला था क्वांटम मैकेनिक्स फॉर्मुलेशन के लिए। तो कहने का मतलब ये है, ये जो पूरा पेपर है क्वांटम मैकेनिक्स एंड लेजर, तो इसमें जो क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है, पहली 2 यूनिट इसमें क्वांटम मैकेनिक्स की है बच्चों। ये बहुत खास टॉपिक है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत खास टॉपिक है, और आगे हायर अगर मतलब स्टडी अगर बच्चे ने करनी है फिजिक्स में तो उसके लिए भी बहुत खास टॉपिक है। क्योंकि आज के टाइम में क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पर ही, चाहे कंप्यूटर की बात करें हम, चाहे एलईडीज के जो प्रोडक्शन की बात हो रही है, चाहे आप न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात करें, ठीक है, डिटेक्टर्स की बात करें, और बहुत सारे जो आज के टाइम पे जो टेक्नोलॉजीज है, हायर उसके लेवल की जो टेक्नोलॉजी है, वहाँ हर जगह हम क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ? आज का हमारा मेन टॉपिक आज का जो है वो केवल इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको वहां तक लेके जाऊं जहां से हमने स्टार्ट करना है, और ये एहसास हो हमें कि हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं। मेन हमारा टॉपिक आज का ये रहेगा। तो बच्चों, सबसे पहले 19th सेंचुरी तक क्लासिकल मैकेनिक्स का बोलबाला था, और उस टाइम तक ये सोचना शुरू कर दिया था लोगों ने कि लगभग सारी थ्योरीज ही एक्सप्लेन हो गई हैं, सब कुछ ही एक्सप्लेन हो गया है, तो बचा ही कुछ नहीं है अब। आमतौर पर बच्चे भी क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं कि सर सारा का सारा साइंस की डिस्कवरी तो कर ही दी है लोगों ने, हमारे लिए क्या बचा है? फिजिक्स की डेफिनेशन ही बड़ी कमाल की है बच्चों, विच डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। नेचर और नेचुरल फिनोमिना कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। घटनाएं होती हैं, वो क्यों हो रही है उसके बेस पे ही आगे मतलब आमतौर पर जो है स्टडी होती है, और बहुत 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 एक कहें हम लॉन्ग ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत कुछ जानना बाकी है, बहुत कुछ जानना बाकी है। और क्वांटम मैकेनिक्स का जब ओरिजिन हुआ था तब ये एहसास हुआ था कि हमने साइंस को जाना ही कुछ नहीं अभी तक, तो उस नेचर को कुछ भी नहीं जाना अभी तक। तो सबसे पहले 19th सेंचुरी तक क्लासिकल मैकेनिक्स का बोलबाला था, जिसको हम आमतौर पर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 क्लासिकल फिजिक्स, सेकंड वन इज थर्मोडायनेमिकल फिजिक्स, एंड थर्ड वन इज द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और वहां तक ऐसा लगता था कि सारा कुछ ही एक्सप्लेन हो गया है, कोई कंसेप्ट था, कोई जिसको क्लासिकल मैकेनिक्स को न्यूटोनियन फिजिक्स हम कहते हैं, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो वो थर्मो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बेसिस पे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बेसिस पे उसको काफ़ी हद तक सोल्व कर लिया गया। लेकिन हुआ क्या, ड्यूरिंग दैट टाइम 2 ऐसे हर्डल सामने आए जिन हर्डल्स ने क्लासिकल फिजिक्स के हाथ खड़े करवा दिए। वो हर्डल्स क्या क्या थे? सबसे पहला था रिलेटिविस्टिक डोमेन। 1905 के आसपास एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट दिया, जो एक बहुत बड़े हटके था, आसानी से विश्वास नहीं होता जिस टॉपिक पे एकदम से अगर हम बात करें, क्योंकि अब उससे पहले तक हमने एक रियलिस्टिक जो कॉन्सेप्ट थे वही हमारे सामने थे, जो लगता था, देखने में भी लगता था कि हाँ ये ऐसा है। ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स फिर आने शुरू हुए जो देखने में तो बिल्कुल ही नहीं लगता कि ऐसा होता होगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता है। तो रिलेटिविस्टिक डोमेन की बात अगर हम करें तो ऐसे पार्टिकल्स जिनकी स्पीड ऑफ लाइट से कंपेरेबल होती है, उनके कंपेरेबल होती है, नहीं बहुत ज़्यादा स्पीड होती है जिन पार्टिकल्स की, उन पार्टिकल्स के लिए अलग से थ्योरी आई, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एंड गिवन बाय द ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन।
उस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को न्यूटोनियन मैकेनिक्स बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, पूरी तरह से फेल हो गई। थ्योरी फेल होने का मतलब ये नहीं है बच्चों कि उसको जो पहले जहां वो अप्लाई हो रही थी वहां अप्लाई नहीं होगी, वहां तो अप्लाई हो रही है, लेकिन कुछ ऐसा फिनोमिना, ऐसा कुछ घटनाक्रम सामने आया जो उस घटनाक्रम को ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, क्लासिकल फिजिक्स। सेकंड वन इज द माइक्रोस्कोपिक डोमेन। देखिए, जो फिजिक्स हम आमतौर पर जो बड़े स्केल पे जो पार्टिकल्स की स्टडी हम कर रहे हैं, ऐसे पार्टिकल्स जिनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, उस प्रकार के सारे की सारी जो स्टडी है ना, वो सारे की सारी जो स्टडी है क्लासिकल मैकेनिक्स से ही आमतौर पर हम डील करते हैं। लेकिन माइक्रोस्कोपिक डोमेन की जब हम बात करते हैं, हम एटम्स की बात करते हैं, मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करते हैं और अदर एनी एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो वहां जाके हमें ये लगा कि बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट थे जो क्लासिकल फिजिक्स यानी थर्मोडायनेमिकल फिजिक्स कहिए आप उसको, रिलेटिविस्ट ये सॉरी जो आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहिए, वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स में उस टाइम जो 4 बल्कि 5 कहेंगे, एक और मैं बताऊंगा क्या है, ये एक्सप्लेनेशन हमें क्लासिकल फिजिक्स से किसी भी हाल में नहीं मिली। सबसे पहला, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, electron carry negative charge, nucleus carry positive charge, there will be force of attraction, and due to that force of attraction electron accelerates continuously, and during acceleration accelerating charge particle radiate energy, और ये अगर लगातार चलता रहेगा तो कुछ टाइम के बाद वो हो जाए, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में जा गिरेगा और कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन एटम्स अब कोलैप्स नहीं, रिलेटिव में एग्जिस्ट कर रहा है एटम। इसका मतलब इसके अंदर जो क्लासिकल फिजिक्स है वो इसको स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है। सेकेंड वन इज द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम, जब हाइड्रोजन के अंदर से जब हम गैस डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस डाल के उसके स्पेक्ट्रम को स्टडी किया गया, जो रेडिएशंस वहां से निकली, तो पहले झटके में ही दिमाग में एक बात आती थी कि जो एनर्जी निकल रही है किसी भी हाइड्रोजन गैस जो मोलिक्यूल्स है वहां से, वो एनर्जी कंटिन्यूस फॉर्म में होनी चाहिए, वो एक जैसी एनर्जी निकल, एक मतलब एक यूनिफॉर्मिटी में एनर्जी का फ्लो उसमें से होना चाहिए, निकलनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि वहां से जो स्पेक्ट्रम निकल रहा है वो डिफरेंट टाइप का एनर्जी स्पेक्ट्रा था, जिसमें आपने पढ़ा भी है, लाइमन स्पेक्ट्रा, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पीफंड, जो सबसे शुरुआती दौर में जो स्पेक्ट्रा दिया गया था, बाल्मर सीरीज सबसे पहले ऑब्जर्व की गई थी, विजिबल रीजन में लाई करती है, तो वो भी क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई। नेक्स्ट वन इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बड़ी कमाल की एक इंटरेस्टिंग, इसके ऊपर भी हम देखें तो बच्चों एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है ये, कई तरीके से कहेंगे इसको हम। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे पहले 1865 में इसके बारे में बताया गया, आई थिंक 1865 के आसपास की बात है। मैक्सवेल ने, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो हम बात कर रहे हैं, तो मैक्सवेल ने कहा कि जो कोई भी चार्ज पार्टिकल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर वो एक्सेलरेट हो रहा है तो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल 2 तरह की जो फील्ड है वो प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो वहां पर एक थ्योरी आ गई सामने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस कर सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हो गया, थ्योरेटिकल आया, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था आसपास, कोई एविडेंस नहीं था, लेकिन थ्योरेटिकल कोरिलेशन से मैक्सवेल ने ये कंक्लूड किया। 1887 में जाके हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंटली ये वेरीफाई किया, यस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है। एंड ड्यूरिंग दैट एक्सपेरिमेंट एक और घटनाक्रम हुआ कि जो रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वहां निकल रही थी, वो किसी मेटल प्लेट पे या किसी फोटोग्राफिक प्लेट पे गई, या किसी मेटल प्लेट पे, जिंक प्लेट पे आई थिंक ये एक्सपेरिमेंट किया गया, तो वहां देखा बच्चा कि जिंक प्लेट के इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई कुछ रेडिएशंस के पड़ने से। तो वहां कंक्लूड किया लिनार्ड ने, हेलॉक्स ने और हर्ट्ज ने, उन्होंने कंक्लूड किया कि व्हेन द लाइट ऑफ ए सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, इन द इलेक्ट्रॉन कैन emit out from that metal surface if the frequency of that light is greater than the threshold frequency of that metal। तो क्लासिकल थ्योरी जो है उसके हिसाब से जब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई, तो हैरानी इस बात की हुई कि जो कॉन्सेप्ट क्लासिकल फिजिक्स में अप्लाई हो रहे थे, वही कॉन्सेप्ट जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए अप्लाई किए तो वो बिल्कुल रिवर्स आया, बिल्कुल उसके रिवर्स आया। जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात करें
तो लाइट ज़्यादा इंटेंसिटी होगी क्लासिकल कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं, और कंटिन्यूस फॉर्म हम एनर्जी की मानते हैं क्लासिकल फिजिक्स में, तो लाइट पड़ेगी तो वहाँ से जो सर्टेन इंटेंसिटी की लाइट अगर होगी तो ही वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल आएगा, और फ्रीक्वेंसी का जो एनर्जी के साथ कोई ज़्यादा सा वहाँ पर रिलेशन बन नहीं रहा था उसमें, और करंट जो था वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था, जो कि क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग शूट नहीं कर रही थी बात, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं हो पाया। एक स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स का एक बड़ा खास टॉपिक, उस टॉपिक की भी जब बात करें, जब सॉलिड्स की स्पेसिफिक हीट को स्टडी किया गया, क्लासिकल फिजिक्स के बेसिस पे स्टडी किया गया, तो ये कहा गया ऑलमोस्ट ऑल सॉलिड्स हैविंग द कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और नॉर्मली सेम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट अ रूम टेम्परेचर। लेकिन जब उसको बाद में और अच्छे से स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि कुछ लाइट एलिमेंट ऐसे हैं जो उसको फॉलो नहीं करते हैं, और उसके बाद ये भी देखा गया कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिक्रीज विद टेम्परेचर के साथ क्या करती है, ड्रास्टिकली चेंज होती है, डिक्रीज होती है, और 0 केल्विन के ऊपर जाते जाते वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0 भी हो जाती है, जबकि क्लासिकल फिजिक्स में कहीं इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, ये भी वो भी एक्सप्लेन नहीं हो पाया। उसके बाद है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है बच्चे। ये क्या किया गया, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद उस ऑब्जेक्ट में से डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशंस एमिट आउट होती हैं, एंड इट इज ऑब्जर्व दैट द वेवलेंथ एमिटेड फ्रॉम ए सब्सटेंस इज डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर ऑफ दैट सब्सटेंस। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी ही वेवलेंथ का जो एमिशन है वो कम वेवलेंथ की एमिशन निकलेगी, या ये कहें कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की एमिशन वहाँ से होगी जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे। और ब्लैक बॉडी है क्या? ब्लैक बॉडी इज ए बॉडी, स्पेशल टाइप ऑफ बॉडी विच कैन emit all range of the frequencies as well as absorb the all frequency ranges। ठीक है, तो एक ब्लैक बॉडी को हम अगर एक इमेजिन करें तो एक ब्लैक बॉडी हम कैसे बना सकते हैं। आपने कोई भी मेटल कैविटी ले ली, मेटल कैविटी में एक बिल्कुल फाइन होल कर दिया हमने, और उस फाइन होल में से कोई भी एनर्जी अगर हमने एंटर करवाई तो ये एनर्जी लगातार मैन नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस होते होते बच्चे वो उसी के अंदर क्या हो जाएगी, वो ट्रैप हो जाएगी। मीन्स जो एनर्जी अंदर गई वो बाहर नहीं निकल पाई। इसी प्रकार हम ये कहते हैं कि अगर कोई परफेक्टली ऑब्जर्वर है, कोई परफेक्ट ऑब्जर्वर है, तो ऑल रेडिएशंस को क्या कर लेगा, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा। ठीक है, लेकिन जब उसको हम अंधेरे में करके हीट अप करते हैं तो वो सारे की सारी वेवलेंथ्स को, उसी रेंज को क्या करता है बच्चे, वो एमिट करता है। तो जब इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा गया, फॉर एनी बॉडी एनर्जी डेंसिटी is a function of frequency and temperature. When we draw a graph between energy density and frequency by keeping the temperature same, 3 वेरिएबल हो गए हैं ना, तो 2 वेरिएबल के लिए तो ग्राफ बनाया बच्चों, एक के लिए हमने पैरामीटर फिक्स कर दिया, एंड ये बड़ा ही चौंकाने वाला एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आया निकल के, जो कि क्लासिकली ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कोई मतलब इस तरह का कोई ग्राफ आएगा, इस तरह का बिहेवियर आएगा कोई, कि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी की रेंज देख रहे हैं तो जो एनर्जी स्पेक्ट्रम आ रहा है किसी भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए, वो एनर्जी स्पेक्ट्रा बेटे कॉन्टिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रा आ रहा है। और सबसे मजेदार बात यह है, एक पर्टिकुलर किसी फ्रीक्वेंसी पर एक पीक शो हो रहा है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर हमें पीक शो हो रहा है। वो पीक इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो एनर्जी निकल रही है वो एनर्जी का जो आप उसको इंटेंसिटी कह लीजिए, या एक एनर्जी जो डेंसिटी है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ज्यादा एनर्जी हमें ऑब्जर्व हो रही है, मतलब इस फ्रीक्वेंसी की ज्यादा एनर्जी हमें मिल रही है, और ज्यादा बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की और बहुत लो फ्रीक्वेंसी की जो एनर्जी है वो हमें, वो रेडिएशन हमें कम रिसीव हो रही है। क्लियर है बात? अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद हमने देखा ये पीक थोड़ा सा और ऐसे आया, यानी पीक बढ़ गया, टेम्परेचर के बढ़ने से पीक बढ़ रहा है। दो बातें यहां हो रही बेटे, तो पीक बढ़ रहा है, ठीक है, और दूसरा पीक शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट किस तरफ हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है राइट साइड की तरफ। राइट साइड में टेम्परेचर के बढ़ने से पीक शिफ्ट होने का मतलब यह है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन जो होगी, एक पर्टिकुलर जो जिस रेंज की ज्यादा एनर्जी आ रही है, जिस रेडिएशन ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन आ रही है जिस रेंज में, वो साथ में बढ़ रही है।
तो मीन्स टेम्परेचर T3 विल बी ग्रेटर देन T2 विल बी ग्रेटर देन T1। यही ग्राफ बच्चों अगर आप लैम्डा के साथ बनाओगे, वेवलेंथ के फंक्शन के साथ बनाओगे, तो ये जो T अब राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है तो उस केस में वो T लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। तो डिफरेंट बुक में आपको डिफरेंट तरीके का मिल सकता है, किसी बुक में वेवलेंथ के साथ मिलेगा तो किसी के साथ फ्रीक्वेंसी के साथ मिल सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ फ्रीक्वेंसी के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आप अप्लाई करोगे, आप खुद अप्लाई करके देखना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के रेसिप्रोकेट है, तो इसीलिए वो जो रिजल्ट है वो भी उसी हिसाब से शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इसके बारे में बताया गया। लेकिन जब बात एक्सप्लेनेशन की आई, क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गई बच्चों। यहाँ पर क्लासिकल फिजिक्स इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई, बहुत ज़्यादा ट्राई की गई, थर्मोडायनेमिकल कंसेप्ट कहिए या इलेक्ट्रोडायनेमिकल जो डायनेमिक्स है अप्लाई करके उसको सोल्व करने की कोशिश की गई, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं हो पाया। तो वहाँ फिर शुरुआत होती है यहाँ से जो हम कह रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स की। तो क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब क्या है, इस बात पे थोड़ा सा भी हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि आगे तो हमने उसको और अच्छे से करना ही है। क्वांटम मैकेनिक्स भी दो तरह की क्वांटम मैकेनिक्स है बेटे, ओल्ड क्वांटम थ्योरी एंड मॉडर्न क्वांटम थ्योरी। तो जो ये जो पोर्शन है ये सारा का सारा ओल्ड क्वांटम थ्योरी का है, ठीक है ना, ओल्ड क्वांटम थ्योरी का पोर्शन है सारा का सारा। तो 1900 में मैक्स प्लैंक ने कंसेप्ट दिया, और उसने पूरा जो एनर्जी का जो कंसेप्ट पहले क्लासिकल फिजिक्स में हम डील करते थे, और ये बोलते थे कि एनर्जी जो है वो कंटिन्यूस फॉर्म है, जो रेडिएशन है ना वो कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मतलब एनर्जी कंटिन्यूस फॉर्म में है, मतलब यूनिफॉर्मिटी में आपको एनर्जी लगातार मिलती रहेगी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स। बट मैक्स प्लैंक said that the radiation is quantized. The radiation is not in the continuous form, but it is in discontinuous form and in form of packets, and one packet is of energy is called quanta. वहीं से वर्ड क्वांटम मैकेनिक्स निकल के आया है, वन पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटा। तो 1900 में प्लैंक ने कहा, ठीक है। लेकिन उससे पहले जब 1889 में हम पीछे झांक के देखते हैं तो वीन्स ने अटेम्प्ट और रिले ने बहुत खास अटेम्प्ट किए इसको एक्सप्लेन करने के लिए, रिले जीन्स लॉ और वीन्स लॉ। तो वीन्स ने अपना एक कंसेप्ट दिया, और अकॉर्डिंग टू वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बड़ा फेमस लॉ है बच्चों। द मैक्सिमम वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा वेवलेंथ उतनी ही आपको क्या मिलेगी, कम मिलेगी। मैक्सिमम वेवलेंथ कम होगी और टेम्परेचर कम होगा तो बच्चे मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। सीधी सी बात है, जब आप एक लोहे की रोड को गर्म करते हो तो गर्म करते 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 बेटे रेड होगा, रेड होने के बाद फिर येलोइश होगा, उसके बाद फिर ब्लूइश होगा। यानी रेड पहले टेम्परेचर कम था तो वेवलेंथ रेड की ज़्यादा होती है, आपको पता है। थोड़ा सा और टेम्परेचर बढ़ाया तो वो ब्लूइश कलर का हो गया या ऑरेंज कलर का हो गया। उसके बाद थोड़ा सा और आपने बढ़ाया तो फिर उसका टेम्परेचर जो बढ़ाने से वो ब्लूइश कलर निकला, उसके बाद वो व्हाइट कलर का हो जाता है, ठीक है। तो वो सारा का सारा वो ये जो लॉ है बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर रहा है। दिस इज वीन्स कांस्टेंट लैम्डा मैक्सिमम B/T, ठीक है। तो वीन्स ने जब अटेम्प्ट किया और उसने अप्लाई करके देखा इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ग्राफ के ऊपर, उसने जब अप्लाई करके देखा तो ये पाया गया कि जो वीन्स लॉ है, वीन्स लॉ ने इस ग्राफ को हाई फ्रीक्वेंसी के लिए तो सोल्व कर दिया, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए तो सेटिस्फाई हो गया, बट लो फ्रीक्वेंसी के लिए ये एप्लीकेबल नहीं हुआ, लो फ्रीक्वेंसी के लिए एप्लीकेबल नहीं हुआ। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती गई तो एनर्जी डेंसिटी जो हो इन्फिनिटी को अप्रोच करती गई, जबकि जो एक्चुअल ग्राफ है, जो सॉलिड कर्व है वो एक्चुअल ग्राफ है, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ जो है वो है। तो ये यहाँ तक तो देखो ये क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है ग्राफ, लेकिन उसके बाद क्या है वो अनडिफाइंड उसमें चला गया और एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसके बाद रिले जीन्स ने 1900 में जैसे मैक्स प्लैंक का जब कॉन्सेप्ट आया था, जस्ट उसी टाइम की बात है, हालांकि ये भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। रिले जीन्स के अकॉर्डिंग जो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चे वो है 8 पाई न्यू स्क्वायर डिवाइड बाई C³ इंटू KT। K इज बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, C द स्पीड ऑफ लाइट। व्हेन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले के अप्लाई करने से ये ऑब्जर्व किया गया कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका ग्राफ बढ़ेगा। तो इसका मतलब लो फ्रीक्वेंसी रीजन में बिल्कुल सही तरीके से सेट कर रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे ज़्यादा होगी, आप यहाँ से साफ तौर पर देख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने से लगातार ये फंक्शन जो है बढ़ता जाएगा, डिक्रीज तो कहीं आएगा ही नहीं इसमें। इसका मतलब रिले जीन्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल और ओनली सुटेबल फॉर द लो फ्रीक्वेंसी रीजन एंड वीन्स लॉ इज फॉर हाई फ्रीक्वेंसी रीजन। उसके बाद मैक्स प्लैंक ने अपना ये जो
क्वांटम रेडिएशन का जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करके उसने जो एक एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन फाइंड आउट किया, दैट रिलेशन विल बी 8 पाई न्यू स्क्वायर सी क्यूब एच न्यू डिवाइड बाई ई रेज टू पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1। हियर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स ने ही मतलब अपनी तरफ से कांस्टेंट दिया था, क्योंकि उसने कहा था कि एनर्जी क्वांटा में है और 1 क्वांटा एनर्जी जो होगी वो एच न्यू के इक्वल होगी, एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें, ये प्लैंक्स जो लॉ है इसने इस पूरे ग्राफ को एक्सप्लेन कर दिया, पूरे के पूरे ग्राफ को एक्सप्लेन कर दिया। आप इसी लॉ को आप वीन्स लॉ में भी इसमें चेंज कर सकते हो और इसी लॉ को आप जीन्स रिले जीन्स लॉ में भी चेंज कर सकते हो। आप क्या करें, आप यहाँ पर अपनी कंडीशंस अप्लाई करें, जो कंडीशंस हैं, when frequency is very large then this law approaches to Wien's law, when frequency is very low, so low small frequency, then this law will approaches to Jeans law। तो इसका मतलब ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो मैक्स प्लैंक ने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो अब थोड़ा जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ते हैं, अगर देखें 1879 स्टीफन्स ने ला दिया। ये बहुत खास लॉ है एनर्जी से रिलेटेड, कि किसी भी बॉडी का अगर टेम्परेचर T है तो T टेम्परेचर अगर बॉडी का है और उसको वो आप कोई कहे कि उसमें से कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी पर सेकंड या पर यूनिट एरिया पे एमिट हो रहा है, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ टेम्परेचर। और एक्सप्रेशन आता है बेटे E इज इक्वल टू A सिग्मा T रेज टू पावर 4। अब A क्या है, ये कोफिशिएंट है, डिफरेंट बॉडी के लिए डिफरेंट होगा, और परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, 1 होगी। और सिग्मा इज द स्टीफन कांस्टेंट, तो E इज इक्वल टू सिग्मा T रेज टू पावर 4। दिस इज द स्टीफन्स लॉ। तो मतलब धीरे धीरे एक हम एक नई अप्रोच की ओर क्या कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। और 1900 में मैक्स प्लैंक ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। हालांकि इसको कॉन्सेप्ट को पहले सभी ने मानने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में कमाल की बात देखिए, द जीनियस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसी कॉन्सेप्ट को लेकर ही फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। वो हम आगे पढ़ेंगे, वो हमारे टॉपिक का मेन पार्ट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसी को डिस्कस करेंगे, कैसे हुआ, किस तरह से क्या किया। तो आज हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पे ही क्या रखेंगे बच्चों, फोकस रखेंगे। 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन पार्टिकल नेचर ऑफ वेव के बारे में एक्सप्लेनेशन हुआ, तभी एक्सप्लेन हो पाया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद 1913 में बोहर ने क्वांटम आइडिया दिया एटम का, एटॉमिक थ्योरी आपको ध्यान है, लाइन स्पेक्ट्रा, उसमें कहा गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है एक ऑर्बिट में, और फिक्स ऑर्बिट्स होंगे। फिक्स ऑर्बिट्स के लिए एनर्जी क्या होगी बच्चों, फिक्स होगी, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो दो एक हायर लेवल से लोअर लेवल में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है तो उनका एनर्जी का डिफरेंस क्या आएगा, वो एच न्यू को इक्वल आता है, E2 - E1 जो है ये हुआ। 1924 में देखिए धीरे धीरे कैसे हम मतलब एक बार जब शुरुआत हो जाती है तो किस प्रकार से मतलब जो रिलेशन है वो बनते बनते और किस अप्रोच की तरफ चला जाएगा वो। 1924 डी ब्रोगली, देखिए 13 में ये 905 में ये कंफर्म हो गया कि पार्टिकल नेचर हो सकता है वेव का, यानी रेडिएशन का, वेव का तो कहेंगे, रेडिएशन का कहीं ज्यादा बेटर है बच्चों, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन बिल्कुल हो सकता है। तो इसी प्रकार से हम ये कहेंगे कि वेव जो रेडिएशन का कैसा नेचर बताया हमने, पार्टिकल नेचर, अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन जो उसने एक्सप्लेन किया था। तो डी ब्रोगली ने क्या कहा, पार्टिकल वेव एसोसिएट कर सकता है, पार्टिकल वेव एसोसिएट कर सकता है, ठीक है, वेव एसोसिएट कर सकता है। जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां आप पार्टिकल को एज ए पार्टिकल ट्रीट नहीं कर सकते। अगर पार्टिकल को पार्टिकल के रूप में ट्रीट करोगे बच्चों तो फिर आपको वहां पर कोई आइडिया, उसमें आप ये नहीं सोच सकते कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल के, हम उनको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे। 1925 वर्नर हेजनबर्ग, द फर्स्ट वर्जन ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स, फर्स्ट टाइम जो क्वांटम मैकेनिक्स का एक वर्जन आया सामने, फॉर्मुलेशन आई, वो वर्नर हेजनबर्ग ने 1925 में दिया। 1926 मैक्स बोर्न, प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे, ये बहुत खास टॉपिक था। और जो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है
ये भी आसानी से लोगों को हजम नहीं हुआ था। और इवन आइंस्टाइन ने तो ये कह दिया था कि भगवान का और प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है, गॉड का और प्रोबेबिलिटी का कोई मतलब ही नहीं, कोई रिलेशन ही नहीं है। लेकिन आज कमाल की बात देखिए, बहुत सारे फिनोमेनाज बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। 1927 पॉल डिराक, आप जैसे कहते हैं ना यूनिफिकेशन जब होती है तो थ्योरीज आपस में यूनिफाई होती हैं, बहुत सारी हैं। जैसे आप 4 फंडामेंटल फोर्सेज हैं, 4 फंडामेंटल फोर्सेज, यूनिफाइड फोर्सेज भी हमने बाद में स्टडी किया है। तो पॉल डिराक ने क्या किया, कंबाइंड कर दिया क्वांटम मैकेनिक्स विद थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्वांटम मैकेनिक्स को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ कंबाइन किया और वहां से एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्टिकल निकल के आया, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, पॉजिट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, देखिए बच्चों, बुलेट फायर की हमने गन से स्लिट्स में से, तो हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेगा कि जहाँ स्पेस है वहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट हमें मिलेंगी। लेकिन यही केस इलेक्ट्रॉन गन के साथ करते हैं तो हमें स्क्रीन के ऊपर एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है इलेक्ट्रॉन्स का, जैसे वेव के केस में इंटेंसिटी का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। और इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न बोलते हैं। उसी तरह से जैसे स्लिट्स में से डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, 2 वेव आपस में सुपर इम्पोज करती हैं और स्क्रीन के ऊपर वो मैक्सिमम और मिनिमम इंटरफ्रेंस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो वो इंटरफ्रेंस क्या होगा, कहीं पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, कहीं पर मिनिमम होगा। तो जहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा हम इलेक्ट्रॉन के लिए कह सकते हैं कि वहाँ उनके होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, और जहाँ एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा वहाँ पर उनके होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, कम होगी। इस प्रकार से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो इलेक्ट्रॉन गन से वही बात, फायर किए, फायर करने के बाद देखिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। ठीक है, कहीं पर मैक्सिमम है, कहीं पर मिनिमम है। इस तरह से हम अगर इसको वेव के साथ कंपेयर करें, जैसे वेव इंटरफ्रेंस पैटर्न शो करता है उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी एक इंटरफ्रेंस पैटर्न शो कर रहा है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं बच्चों कि इलेक्ट्रॉन हैव ए वेव नेचर, कन्फर्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो उसके बाद देखिए बच्चों आगे, जैसे हमने ये देखा कि जो क्वांटम मैकेनिक्स की फॉर्मुलेशन है वो 3 मेन फॉर्मुलेशन हमें चाहिएगी बार बार जब हम क्वांटम मैकेनिक्स को डील करेंगे। सबसे पहले उसमें हमें चाहिएगा बच्चे फर्स्ट ड्यूअलिटी, वो बात हम कर चुके हैं। ड्यूअलिटी मीन्स पार्टिकल एज वेल एज द वेव नेचर, दोनों कॉन्सेप्ट हम एक साथ हम डिस्कस डील करेंगे। ठीक है, दूसरी पॉइंट है प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन, मतलब जो भी हम कर रहे हैं वो हम मतलब वहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि कोई पार्टिकल वो यही होगा, यहाँ एक्चुअली में यहाँ है। हम अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट यहाँ हम ये डील करेंगे, या जब जो फॉर्मुलेशन हमें मिली है कि जो पार्टिकल है ना, जो पार्टिकल मान लिया यहाँ है, एक्चुअल पोजीशन हम उसकी डील नहीं कर सकते। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही कहता है, पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल कैन नॉट बी इजीली कैलकुलेटेड और विद एक्यूरेसी। ठीक है, तो दोनों को साइमल्टेनियसली आप एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, दैट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन हमें चाहिए। और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वांटम इंटेंगलमेंट। व्हाट इज क्वांटम इंटेंगलमेंट? क्वांटम कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर एक पार्टिकल डिस्टर्ब हो रहा है, एवरी पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स विल कनेक्ट विद ईच अदर, चाहे वो दूसरे प्लेनेट का हो, चाहे किसी दूसरे उसमें आकाश गंगा का हो, गैलेक्सी का हो, इवन एक पार्टिकल अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो वो डिस्टर्ब हो रहा है तो उसके साथ इंटेंगल पार्टिकल, चाहे वो उसकी डिस्टेंस कई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्यों ना हो, वो पार्टिकल भी क्या करेगा, वो उसको अफेक्ट करेगा। तो ये फॉर्मुलेशन लेके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम देखें, देखो ये हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस लेके आते हैं, यहाँ से हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके इस बात को आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए जैसे मान लिया हमारे पास एक वेवलेंथ दे दी बच्चों, और वेवलेंथ कितना दे दिया, 446 नैनोमीटर फॉर ए गिवन वेवलेंथ ऑफ 446 नैनोमीटर, फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी। जहां से ये वेवलेंथ निकल रही है 446 नैनोमीटर की, तो इस फॉर्मूले से आप यहां से टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हो। टेम्परेचर आ जाएगा 446 नैनोमीटर। ठीक है, बी किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, लैम्डा की, नहीं लैम्डा नीचे आएगा ना, एक मिनट। तो हमें चाहिए बच्चों टी, तो टी की वैल्यू आ जाएगी बी बाई लैम्डा, बी डिवाइड बाई लैम्डा, 446 नैनोमीटर। हमारे पास जो बी की वैल्यू है वो बी की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। बी की वैल्यू है बच्चों, थोड़ा सा जगह हम बना लेते हैं यहाँ पर,
बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू दे रखी है टी इक्वल टू, बी की वैल्यू है 2898 डिवाइड बाई 10⁻⁴, इसको लिख सकते हैं -6 मिली केल्विन डिवाइड बाई 446 10⁻⁹। तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ अगर किसी भी सोर्स से निकल रही है तो उससे आप उस बॉडी का, उस सोर्स का टेम्परेचर एस्टिमेट कर सकते हो। इसको कैलकुलेट करने पर हमारे पास टेम्परेचर आया बच्चों 6500 केल्विन। सच ए लार्ज टेम्परेचर, वेरी वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा, अब उस सोर्स का टेम्परेचर अगर इतना है, ठीक है, तो वहां से टोटल एस्टिमेटेड एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया कितना निकल रहा है, जिसको आप इंटेंसिटी की फॉर्म में आप कह सकते हो, वो कितनी एमिट कर रहा है, वो भी आप फाइंड आउट करके देखें। तो वहां इसको निकालने के लिए हम ई में वैल्यू पुट करेंगे। सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट है बच्चों, इसकी वैल्यू 5.67 10⁻⁸ मल्टीप्लाई बाई 6500 केल्विन रेज टू पावर 4। जब इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चों, हमें ये मिलता है 1.01 10⁻⁸ वॉट पर स्क्वायर मीटर। यानी वो एक सोर्स, जिस सोर्स का टेम्परेचर सरफेस का 6500 केल्विन है, उसकी एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया जो उस रीजन पे वहां पर जो एमिट कर रहा है वो बच्चों इतनी होगी। हम जो रिसीव करेंगे वो तो अलग होगी, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस के साथ साथ जो एनर्जी इंटेंसिटी है वो डिक्रीज करती जाएगी। इनवर्स स्क्वायर लॉ ये कहता है हमारे पास तो उसका कम आए, लेकिन आप खुद देखिए दिस इज एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। और अगर आप किसके लिए निकालो, आप सन के सरफेस के लिए निकालो, सन सरफेस के लिए अगर आप निकालोगे, निकाल के देखना, आप देखोगे ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी है। और आप खुद ही आइडिया लगा सकते हो, 1 एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस कवर करके जो रेडिएशन एनर्जी हमें मिल रही है वो अपने आप में बहुत कमाल की एनर्जी है। और अर्थ के जितने भी मोस्टली जो फिनोमिनाज हैं वो लाइट के बेसिस पे ही होते हैं, तो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस ये रखती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आपस में देखिए ध्यान से बच्चों, इनको कोरिलेट कर सकते हो। ओके, तो ये जो हमारा आज हमने जो आपसे डिस्कस किया है बच्चों, ये फर्स्ट लेक्चर था। और फर्स्ट लेक्चर हमने एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर रखा है ताकि हम धीरे धीरे हम क्वांटम फिजिक्स की ओर बढ़ें। अब क्लासिकल में और क्वांटम में एक बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा डिफरेंस यही है, जो फिजिक्स या जिस कंसेप्ट के अंदर न्यूटन्स लॉ ऑफ मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट से हम उसको डील कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, दैट इज द क्लासिकल फिजिक्स। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, क्लासिकल फिजिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स, दैट टाइप ऑफ मैकेनिक्स और दैट टाइप ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। मैक्रो मीन्स लार्ज साइज ऑब्जेक्ट्स, बड़े साइज के ऑब्जेक्ट्स पे जहां पर भी हम डील करेंगे वहां पर कौन सी फिजिक्स काम करेगी बच्चों? क्लासिकल फिजिक्स काम करेगी। लेकिन जैसे जैसे पार्टिकल का साइज, जो स्टडी पार्टिकल जिसको स्टडी कर रहे हैं उसका साइज कम होता जाएगा, जैसे जैसे पार्टिकल का साइज कम होता जाएगा वैसे वैसे जो क्लासिकल कंसेप्ट है वो वहां पर फेल, थ्योरी है वो अप्लाई मुश्किल होगी, नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए फिर हमें धीरे धीरे क्वांटम मैकेनिक्स की ओर अप्रोच करना पड़ेगा। तो क्वांटम मैकेनिक्स को बेसिकली हम माइक्रोस्कोपिक लेवल की फिजिक्स बोलते हैं, डीप साइंस जिसको हम कह सकते हैं बच्चों। ये बहुत ही अपने आप में एक बहुत, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा बच्चों कि मैं इस टॉपिक के साथ न्याय कर पाऊँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे लेवल का टॉपिक है। पहली बार में बातें धीरे धीरे समझ में नहीं आती हैं। हम जब पढ़ते थे हमें भी कुछ समझ में नहीं आता था। धीरे धीरे जब थोड़ा सा और हमने इसको मतलब लगाव किया इसके साथ, थोड़ा सा और इसके अंदर घुसे, आपस में बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ डिस्कशन किया, तब जाके कुछ ऐसा लगने लगा कि हाँ अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया है। और जब हमें समझ में आया तब हम हंसते थे कि जब हम ग्रेजुएशन में टॉपिक आ गए, क्वेश्चन फटाफट टेप के मार्क्स वगैरह तो आ गए, लेकिन समझ में उस टाइम वास्तव में कुछ नहीं आया था। लेकिन हमें लगता था कि समझ में आ गया है, जैसा कि फेमन ने बोला है, उन्होंने सही बोला है वो कि फर्स्ट टाइम अगर ऐसा लग रहा है कि आपको क्वांटम समझ में आ गई है, इसका मतलब आपको समझ में नहीं आई है। तो उम्मीद है बच्चों आज आपने एक अच्छा सा कोरिलेशन बन गया होगा कि हम क्वांटम की ओर जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, क्वांटम की ओर क्यों जा रहे हैं। ये जितने भी कंसेप्ट हैं बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ एटम,
लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये सारे के सारे जो कंसेप्ट ये उस टाइम के कंसेप्ट थे जो हम कहेंगे कि जो हर्डल्स थे 1900 में, ठीक है ना, उस दौरान हर्डल्स थे। जैसे कहते हैं ना, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लग रहा था सब कुछ ही तो हो गया है, बचा ही नहीं है कुछ भी। फिल्म जैसे कोई फिल्म होती है ना, फिल्म में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लगता है बस ये तो जिंदगी मतलब ऐसे चलती रहेगी, अचानक कोई टर्निंग पॉइंट आता है और सब कुछ बदल जाता है। तो ऐसा ही टर्निंग पॉइंट ये 1900 के आसपास आना शुरू हो गया था, जब ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट सामने आए तो एकदम से फिजिक्स का जो नेचर है वो एकदम से चेंज हो गया। और वो एकदम से चेंज होने का मतलब है, आप ये देखिए कि किस गहराई में लोगों ने, द ग्रेट साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, सोचा, और उसको वो क्या कर रहे हैं, अभी भी उसके ऊपर बहुत लंबा काम है बेटे वो चला हुआ है। तो ये सारा जो पार्ट है ये ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स का है, ठीक है। तो पहला जो पार्ट रहेगा हमारा इस चैप्टर का वो ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स पे रहेगा, और लास्ट में जाते जाते इसी चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में, हम मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स की ओर शिफ्ट करेंगे, और सेकेंड यूनिट में फिर हम उसकी एप्लीकेशंस को डील करेंगे। इवन लेजर भी क्वांटम मैकेनिक्स पे काम करता है। लेजर का जो कॉन्सेप्ट है, लेजर अपने आप में एक बहुत बड़ा जो हम कहेंगे कि कंसेप्ट है, और हमारे लिए एक रिमार्केबल जो थ्योरी है, और पूरी तरह से हमारे वर्ल्ड में चेंज ला दिया इसने। तो वो भी क्वांटम पे बेस्ड है, इसीलिए क्वांटम और लेजर को इकट्ठा एक पेपर के रूप में लिया गया है। उम्मीद है बच्चों आपको जो भी मैंने बताया है कुछ कुछ आपको समझ में आया होगा। हालांकि क्वांटम मैंने नहीं पढ़ाया आज हमने क्वांटम की ओर जाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ तक मैं चाहता था पहुँचना, आप तक वहाँ तक पहुँचे होंगे, ताकि नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो हमारा ओल्ड क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड स्टार्ट होगा।